हमारे जो 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हुए हैं मीरान शाह में, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। पाकिस्तान में फिर वो हुआ है खुदकुश हमला हुआ, 6 अफराद शहीद हो गए हैं, 3 सिक्योरिटी एहलकार हैं। अब दुश्मन आपके खिलाफ मुतारिक। तो अभी आप चंद घंटे पहले खबर सामने आई कि 3 हमारे जवान वजीरिस्तान में शहीद हो गए। अब अटैक शुरू हो गए, जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा है, अफगानिस्तान में कंट्रोल सही नहीं है, ये वजूहात है, या टीटीपी दोबारा से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है। जो 2 सिख हमारे भाई मारे गए, आप अंदाजा लगाएं। और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी स्टेटमेंट दी है, ये जो मुल्क का नासिर है ना, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन है, ये वो लोग हैं जो कि क्रिएट करते हैं। मुझे पता है आज हिंदुस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो जाएंगे, देखो जी माइनॉरिटी ये हमारे सिख बरादरी के ऊपर जो पेशावर में होने वाला हमला है, जिसमें 2 हमारे सिख बरादरी के लोगों की जानें गई हैं, क्या हो रहा है? नमस्कार दोस्तों। अब इमरान खान ने टीटीपी को उस तरीके से हैंडल नहीं किया जिस तरीके से उसको करना चाहिए था। आज मतलब कि जब आज का अगर आप करंट समय काउंट करते हो, मतलब उसको कंसीडर करते हो, तो टीटीपी मतलब अब ऐसी सिचुएशन में है कि वो जहां चाहे पाकिस्तान में हमले करवाती है। कई सारी न्यूज तो ऐसी भी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर जो है उसमें कई सारा एरिया ऐसा है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर टीटीपी वालों ने कब्जा कर लिया है। दूसरी चीज ये भी है कि अफगानिस्तान के तालिबानों की तरफ से फुल सपोर्ट है टीटीपी को, और जो हथियार अमेरिका छोड़कर गया था वही हथियार तालिबान यूज करता है, और उसने वही हथियार टीटीपी वालों को भी दिया है। कहने का मतलब ये है कि, और उनको पता भी नहीं है कि अगर ये चला देंगे तो वहां पर जाकर कितना नुकसान करेगा। पिछले दिनों एक वीडियो आया था कि भाई मतलब जहां चाहे आप फायरिंग कर देते हो, आखिर मामला क्या है कि नहीं अभी सीख रहे हैं, मतलब वो सीख रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए उनके पास रॉकेट लॉन्चर है तो कहीं रिहायशी इलाके में गिर गया, 10 15 20 लोग मारे गए, क्या कहेंगे भाई, सीख रहे हैं। तो उनके साथ पाकिस्तानी आर्मी का पाला पड़ा है, वो सोचेंगे भी नहीं मारने से पहले। टीटीपी का कोहराम चलता रहेगा। मतलब पाकिस्तान के अंदर बहुत आने वाले सालों में एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। फिर हमारे जो 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हुए हैं मीरान शाह में, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है अपना पेशावर में, यहाँ पे बिल्कुल जी। लान सवालदार ज़ुबैर कादिर, सिपाही असगर, सिपाही कासिम महमूद, हमारे लिए उन्होंने गोलियां खाई हैं जी। एक हरीपुर का है जी, एक मुल्तान का रहायशी है, और जी पाकिस्तान के सारे, हाँ सब पाकिस्तान के। और ये जो 2 सिख हमारे भाई मारे गए, आप अंदाज़ा लगाएं। और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी स्टेटमेंट दी है, ये जो मुल्क का नासिर है ना, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन है, ये वो लोग हैं जो कि क्रिएट करते हैं। मुझे पता है आज हिंदुस्तान के अंदर वो पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो जाएंगे, देखो जी माइनॉरिटी ये और भाई ये आप ही के लोग हैं जो इधर आके हरकतें करते हैं। पाकिस्तान में फिर वो हुआ है खुदकुश हमला हुआ, 6 अफराद शहीद हो गए हैं, 3 सिक्योरिटी एहलकार हैं। अब दुश्मन आपके खिलाफ मुतारिक है। अब भाई जब ये बात आपसे मैंने पहले कही थी 2018 के अंदर, जब आप चीफ बने थे, कि भाई आपको हर उस जगह पर बेख्याल होकर, बेधड़क होकर वहाँ जाना चाहिए और बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए जहाँ पर ये वाक़यात हो जाते हैं। तो वहाँ पर जाने से आपके लोगों की हिम्मत बढ़ती है और फिर वो उनको मारते हैं। तो ये काम आप राहिल शरीफ ने किया था, कामयाब हुआ था। आप कहते हैं कि साहब उसने कौन सा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, कोई बाबू है वो जो बड़े मदद करेगा? उसने तो भाई मुल्क में अमन कायम कर दिया है, बस ये काफ़ी नहीं है। प्रोजेक्ट मुकम्मल करना ये है कि प्रोजेक्ट में एक बाबू जो फाइल मुकम्मल करता है, मुकम्मल होगी फाइल क्लोज, ये तरीका थोड़ी होता है कि आप जब कहते हैं। और आप जाहिर है कि तो ये तरीका आपकी सोच ही गलत है आपकी। तो अब बशार में सिख कम्युनिटी के अफराद को भी 2 अफराद को कत्ल कर दिया है। अब भी वो लोग इंडिया के लोग एक्टिव हो रहे हैं। तो अब आप पेशावर में वैसे मुतादिद वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत भी वहाँ थोड़ी सी भाई सूबाई हुकूमत का काम देखो भाई, आप जैन साहब बात को समझें। यहाँ पर जो वाक़यात होते हैं सूबाई हुकूमत के पास सारे इख्तियारात हैं, वहाँ पर इख्तियारात नहीं है। वहाँ का जो कोर कमांडर है वो जिम्मेदार है, वो वहाँ के सारे फाटा के जो मामला आते हैं वो तो इनके हाथ में है। तो ये बात गलत है। वहाँ के यहाँ अब जाके वहाँ रह के देखे आए ना कि आपको सूरत हाल क्या है। आप यहाँ कराची में रहते हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है। यहाँ आप जो चाहें बोल देते हैं तो वो सुनते लेते हैं, वहाँ पर तो सूरत हाल ही दूसरे।
जो आपको बताने वाला था रहीमुल्लाह यूसुफजई, वो बेचारा। तो अभी आप चंद घंटे पहले खबर सामने आई कि 3 हमारे जवान वजीरिस्तान में शहीद हो गए। अब अटैक शुरू हो गए हैं, जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा है और वो जिससे लड़ रहे हैं यानी फौज, उनके अपने अंदर एक ट्रबल आ गई, तो वो फायदा क्यों नहीं उठाएंगे, वो अपने हमले तेज करेंगे। पेशावर में दो सिखों को ताजिर, उन्हें गोली मार दी गई और वो अब फसाद फूटना शुरू हो गया, माइनॉरिटी से शुरू हुआ है। और ये अब यानी वहाँ पीटीआई की हुकूमत है जाहिर है केपी में, और वजीरिस्तान जो है वो भी टेक्निकली यानी आप समझ लें कहाँ पे है। तो एक कत्ल जो है ना इनकी इब्तदा वहाँ से हुई है। अच्छा, दूसरा ये है जी कि मैंने जहाँ पता मतलब जो एक अब खुल के बात है, सब क्या इस पे पर्दा रखा जाए कि जो यंग ऑफिसर्स हैं एस्टैब्लिशमेंट में, उनको जिस तरह का प्रोपेगेंडा जो मतलब है कि साला साल हुआ है, उस प्रोपेगेंडे ने अपना असर दिखा दिया हुआ है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब वो मतलब उनका ये नहीं है, उनसे जब भी आप गुफ्तगू करें तो वो उनका मसला ये नहीं होता कि वो कहते हैं ठीक है जी इमरान खान तो चला गया, इनकॉम्पिटेंट था, ये था, वो था। पिछले 4-5 महीने से हालात काफी खराब हो गए खैबर पख्तूनख्वा और साथ बलूचिस्तान में, लेकिन ज्यादा टारगेट जो है लगता ऐसे है कि केपी है। सर वजूहात क्या है? अफगानिस्तान में कंट्रोल सही नहीं है, ये वजूहात है, या टीटीपी दोबारा से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है, ये मेन रीजन है? मैं हमेशा बड़े तसलसल के साथ ये कहता रहा हूं कि यहाँ पर जितनी भी इस किस्म की तंजीमें हैं उनके बीच आज की नहीं है, ये गुज़श्ता मैं कहूँगा कि 42 साल से कम से कम मैं इसकी बात करूँगा। जब सोवियत यूनियन वहाँ पर दाखिल हुआ और फिर जिहाद शुरू किया गया था, तो वो तंजीमें उस वक्त जिहादी बनी थी। फिर 9/11 के बाद आप देखते हैं कि क्या हुआ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान तैयार बनी। तो ये तहरीक तालिबान भी अगर अब आप इसका तज्जिया करेंगे तो ये भी जो पहले से यहाँ तंजीमें मौजूद थी मुख्तलिफ शक्लों में, तो वो एक इस छतरी के नीचे तमाम जमा हुए और फिर उन्होंने आइडियोलॉजिकली नजरियाती लिहाज से इंस्पिरेशन ली। दुनिया में जो अरब ममालिक से वहाँ पर अलकायदा बनी हुई थी जो कि इस्लामी खिलाफत की बात कर रहे थे, और अभी उसकी एक दूसरी कड़ी जो है आपको IS की शक्ल में नजर आ रही है। तो ये उनका मरकजी नुक्ता यही रहा है कि फ़लस्तीन को कैसे आज़ाद किया जाए और दोबारा निशात सानिया में कहूँगा वो इस्लाम का कैसे हो। और बैक टू कुरान आप देखेंगे कि जो सऊदी अरब है एक ज़माने में वहाँ पर वहाबी मूवमेंट, तो उसमें बुनियादी नारा वही था कि बैक टू कुरान। हैरान कुन तौर पर गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान और भारत की तरफ से LOC पर अमन कायम रखने के लिए, अमन बरकरार रखने के लिए जंग बंदी के मुआहदे की पासदारी करने का ऐलान किया गया है, जिसका अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर ममालिक ने खैर मकदम भी किया। अगरचे अमन के अज़्म का इजहार करना खुश आइंद है। जी हिलाली साहब, देखिए सीधी सादी बात यह है कि अमेरिकन नया एडमिनिस्ट्रेशन जो आया है जो है वो ठीक तरीके से साउथ एशिया का उसका जो पर्सपेक्टिव है वो एक्यूरेट पर्सपेक्टिव है, और हमारे लिए तो अमेरिकन एंगेजमेंट बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप जानते हैं हमारी इकोनॉमिक हालत ऐसी है कि हमें हर किस्म की असिस्टेंस चाहिए, तो हमने और इंडिया ने मिलके 2003 का अग्रीमेंट, जो कुछ नहीं है एक्चुअली 2003 का तो अग्रीमेंट हमने ऑलरेडी साइन किया हुआ है। हमने कहा हाँ भाई ये जो 2003 का एग्रीमेंट है ये बड़ा अच्छा एग्रीमेंट है, लिहाजा हम इस पे अमल करना चाहते हैं। अमेरिका भी खुश हो गया। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। मगर एक चीज मैं आपको जरूर एक बात कहना चाहता हूं कि हमने जो कहा था और जो हमने किया है उसमें फर्क है। और देखिए आपने कहा कि हिंदुस्तान जंग के इतना ये था और अब देखिए क्या बातें कर रहा है, मगर हमने जो कहा था और ये एग्रीमेंट इसमें फर्क नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मिसाल के तौर पे
हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि फ़र्क तो है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरा जो सवाल है वो ये है, मैं जानना ये चाहता हूँ कि अगर आप इसको सारी सूरत हाल को देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अभी जब 2 दिन पहले श्रीलंका गए थे, वहाँ आपने उनकी टोन भी देखी। इंडियन मीडिया में ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में ये जो अमन की मूव चली है, और अगर अमन कायम हो जाता है तो इस साल के आखिर में सार्क कॉन्फ्रेंस यहाँ इस्लामाबाद में हो सकती है और उसमें मोदी भी आ सकते हैं। तो ये मोदी एकदम से जो पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है, एकदम से अगर ये कह रहा है, और वहाँ का भारतीय मीडिया इसका प्रोपेगेंडा भी कर रहा है कि जनाब अमन होता है और इस्लामाबाद में सार्क कॉन्फ्रेंस होती है तो मोदी वहाँ शामिल होंगे, जाएंगे, शरीक होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये बनता है कि तो मुझे ये लगता है कि इस काम में भी इंडिया की कोई ऐसी चीज़ ना हो, कोई ऐसी चाल ना हो कि जिससे इंडिया दोबारा पाकिस्तान को इस तरफ ला के तो अपनी कोई दूसरी चाल चलने की कोशिश करे। तो आपको नहीं लगता, अगर मैं इस पे आपकी क्या राय है? जैसे हिंदुस्तान का भी एग्रेसिव एटीट्यूड और सडनली कहना कि हम ये इस पे अबाइड करना चाहते हैं, हम ये एग्रीमेंट पे अमन करना चाहते हैं, और वजह उसका ये है कि मेरे ख्याल में मुझे फिक्र ये लगी है कि सियाचिन में क्या हुआ, उन्होंने जाके हाई ग्राउंड ले लिया। सियाचिन में बातें तो जरूर हुई मगर वेकेशन तो हाई ग्राउंड से नहीं हुआ। मगर कारगिल में क्या हुआ, भागा भागा गया नवाज शरीफ क्लिंटन के पास, और क्लिंटन ने उसे क्या कहा, उसने कहा कि मेरे पास आने की तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, अगर तुम हमारी इमदाद चाहते हो तुम पहले लिख के लाओ कि हम कारगिल के जो हिस्से हमने लिया था इंडिया से, उधर से हम निकलेंगे। उसने कहा हाँ हम निकलेंगे। उसने कहा अच्छा फिर आओ, फिर मैं सुलह करता हूं। अब मुझे एक फिक्र लगी है, सियाचिन से वो नहीं हटे मगर हम कारगिल से हट गए। अब हमने कहा है इनको, जैसे शेख रशीद ने कहा है 370 खत्म करो, ये करो वो करो, फिर हम बात करेंगे। उन्होंने नहीं किया मगर बात करने के लिए तैयार है। तो क्या आपने जो सवाल उठाया है एक लिहाज से बड़ा मुनासिब सवाल है। अब क्या ये नहीं आपको फिक्र है जैसे मुझे है कि जब मोदी चाहे एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे, जब वो समझता है उसको वोट चाहिए, जब वो समझता है इंडियन इलेक्शंस आ रहे हैं और मुझे पाकिस्तान के साथ एक वो क्या पब्लिसिटी कू करना है, जैसे पहले कोशिश की थी। हिलाली साहब वो कुछ भी कर सकता है, हिलाली साहब वो कुछ भी हिलाली साहब वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मेरी राय सिर्फ यही है, मेरी राय ये है कि ये देखें उसने कश्मीर में जो करना था कर लिया। अब दूसरी बात ये है लाली साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरी बात सुने एक मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका की कोई अमेरिका उन पे दबाव नहीं डालेगा, इसलिए मैंने 2 वाक़या, सियाचिन का वाक़या मैंने दिया, मगर देखिए जब हमारे पे दबाव डालना आया कितना दबाव डाला। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कुछ भी हो सकता है उससे, मगर क्या है फिर वो वजह जो हम पीछे हटे हैं, और हटे हैं हम एक लिहाज से थोड़ा सा पीछे क्यों? और वो सिर्फ एक ही बात यह है, हमारी इकोनॉमिक हालत जो ऐसी है वो ऐसी है कि अमेरिका की गुडविल की जरूरत है। इसका मतलब नहीं है कि हम हट गए हैं, हम समझते हैं कि 370 खत्म नहीं हुआ है, हमें पता है कि एनेक्सेशन कश्मीर का हो गया है, हिंदुस्तान ने ले लिया है, और बगैर इसको वापस करे वो बातचीत उनसे साथ नहीं होती। मगर जब अमेरिका हमारे पे दबाव डालता है और हमारे हालात ऐसे हैं, हमें कोऑपरेट कुछ हद तक करना चाहिए। पूरी कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है जो सीज फायर हुआ है पाकिस्तान भारत के माबैन हुआ है, और बड़ी अच्छी इसको कहा गया है शुरुआत है। इसके रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है कि ये हुआ कैसे, क्या चीजें है ना जी, आगे भी तो कुछ हो ना। यानी आपने अमलन वहां कर्फ्यू ना कुछ तो नरमी हुई है वैसे। अच्छा। इंटरनेट वगैरह खुला है और थोड़ी बहुत सरगर्मियों की इजाजत मिली है। अभी तो आप देखेंगे कुछ दिन में अमेरिकी लाबी और इंडियन लाबी मुतहर्रक होगी। यहाँ पे बड़ा पेनिट्रेशन है उनके कारोबारी तबके में भी। ये सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी, इंसानी हकूक के कमीशन, ये हुदवाई किस्म के लोग ये अभी करेंगे शोर शराबा कि जी अब तो वो बड़ा ठीक हो गया मामला। बात ये रही साहब कि ये भी बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि रशिया ने हमेशा से भारत को हमारे पे फौकियत दी, वो चाहे आर्म्स डील थी, चाहे इकोनॉमिक मसला था, चाहे कोई भी मसला था। चौधरी बनने के चक्कर में है इलाके के, वो हम ऐसे नहीं बन सकते। कि बायलैटरल सब्सटेंस बहुत है रशिया के ताल्लुकात में भारत के साथ, और चीन और भारत के ताल्लुकात में भी अगर आप देखिए तो ट्रेड बहुत ज़्यादा है, तकरीबन $70 बिलियन के करीब।
तो इन दोनों की ख्वाहिश ये है कि ये भारत को उस तरफ जाने न दें, यूएस की तरफ, और भारत अपनी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करता है, दोनों तरफ खेलने की कोशिश करता है। हम तो पुष्कोल लेके फिरते रहते हैं सारा दिन के जी, अभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे के नीचे आ जाते हैं, कभी हमारे ऊपर FATF की तलवार लटक रही होती है, फिर हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार उसको रोको किसी तरह, हमें इंडिया को रोको, फलाने को रोको। जिस तरीके के रिलेशनशिप होने चाहिए उस तरह हम आगे बढ़ नहीं रहे। तो इसकी बुनियादी वजूहात यही हैं कि रशिया थोड़ा सा कॉशियस है, वो इंडिया को फ़िलहाल बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता, जो उसके प्रेशर्स हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान को कई बार लगता है कि भाई ठीक है, इंडिया अमेरिका की तरफ झुक रहा है तो हमें रशिया की तरफ जाना चाहिए, और रशिया के लिए भी एक नॉर्मल स्टांस है कि इंडिया जो उसका इतना सालों का दोस्त है, अगर मान लीजिए कि वो यहाँ पर अमेरिका की तरफ टिल्ट करता है तो रशिया की भी डेफिनेटली चाल यही होगी कि भाई इंडिया का जो दुश्मन है उसके साथ थोड़ा थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ाया जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया के दुश्मन के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो एकदम नॉर्मल है जियोपॉलिटिक्स को अगर आप जानते हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तान को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए बाय रशिया वो मिल नहीं रहा है। और वही चीज़ है यहाँ पर कि रशिया भी मजबूर हो जाता है कई बार कि भाई नहीं, हम यहाँ पर चाल तो चल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ उतना सेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि 1978 के आसपास अफगानिस्तान के अंदर रशिया आया था और फिर 8-10 साल के बाद उसको वापस जाना पड़ा था। जो वापस जाना पड़ा था ना, उसमें अमेरिका ने मदद की थी, लेकिन जो ज़मीन यूज़ हुई थी ना वो पाकिस्तान की ज़मीन थी, और पाकिस्तान उसको मतलब आज भी याद करता है कि रशिया के टुकड़े करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। कहने का मतलब ये है कि ये जो घाव है ना पाकिस्तान द्वारा दिए गए रशिया को, रशिया कभी नहीं भूलेगा, और जिस टाइप का रिस्पॉन्स पाकिस्तान एक्सपेक्ट करता है बाय रशिया वो भी कभी नहीं मिलेगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। गोली बंदूक की बात आती है तो रूस भाई बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब अवाम की बेहतरी की कोई बात आती है तो रूसियों को हम पाकिस्तान में घुसने देने के कायल नहीं है। ये क्या सेंस है यार, ये जरा मुझे समझाएं। तो पहली बात ये है कि हम हर मर्तबा अपना मसला हल करने के लिए किसी गैर मुल्की कुव्वत को क्यों देखते हैं। वो अपनी उनके जो मफादात हैं उसको पहले आगे रखते हैं, उसके बाद वो अगले मुल्क के साथ अपना एग्रीमेंट करते हैं, फिर वो देखते हैं कि हमें इसमें क्या फ़ायदा होगा। उसमें उनका फ़ायदा तो है ही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है, और जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, जब से ख़ास तौर पे CPEC का हुआ है। लेकिन हम एक एक करके हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों की वजह से ये तीनों को हमने पीछे धकेल दिया, और हम जो है वो चौधरी बनने के चक्कर में हैं इलाके के, वो हम ऐसे नहीं बन सकते। हम तो पुष्कोल लेके फिरते रहते हैं सारा दिन के जी, अभी IMF के पास जा रहे हैं, कभी हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के कर्जे के नीचे आ जाते हैं, कभी हमारे ऊपर FATF की तलवार लटक रही होती है, फिर हम अपने दोस्तों को कहते हैं कि यार उसको रोको किसी तरह, हमें इंडिया को रोको, फलाने को रोको। रईस साहब, ये इसी सूरत में मुमकिन है कि हमारे तमाम मुल्कों से बशमूल अमेरिका, रशिया, चाइना, टर्की, मलेशिया, इवन अफगानिस्तान, इवन इंडिया का मैं नहीं कहता, उसकी वजह यह है कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात दुरुस्त नहीं हो सकते। उसने बास कभी भी नहीं आना पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ ये काम करना। वो कब हमें माफ़ी देते हैं? सदर पुतिन ने आना था, लेकिन बाद में वो शायद भारत के प्रेशर में सदर पुतिन नहीं आए, तो उन्होंने फिर सर्गी लावरोफ जो उस वक्त भी फॉरेन मिनिस्टर थे उनको भिजवा दिया था पाकिस्तान। तो इससे आपको ये बात बखूबी मालूम हो जानी चाहिए और कि क्यों क्या क्या प्रेशर्स हैं पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात के हवाले से। आप देखिए ये भी कि सदर पुतिन या उससे पहले वज़ीर आज़म भी रहे पुतिन, उन्होंने आज तक पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। गो के बहुत दफ़ा हमने उनको बुलाया, हमारे तकरीबन सारे ही हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट मॉस्को का दौरा कर चुके हैं, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब हों हालिया तारीख़ में, नवाज़ शरीफ साहब हों, बेनज़ीर साहिबा हों, बल्कि अभी इमरान ख़ान साहब भी हो के आए। रूस यकीनी तौर पे ट्रेडिशनली भारत का दोस्त रहा है, हम सब जानते हैं, और UN सिक्योरिटी काउंसिल से लेके हर मल्टीलैटरल फोरम में भारत को पहले सोवियत यूनियन की और फिर रूस की सपोर्ट हासिल रही है। अभी भी आप देखिए तो रूस S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो 5 सिस्टम्स प्रोवाइड कर रहा है, और इस साल के आखिर में ये मामला शुरू हो जाएगा। हम फिर भी नरम गोशा रख के फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हमें कहते हैं नहीं जी हमने नहीं करना।
रईस साहब, ये जो बाकी ममालिक हैं इनके साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। हम इस पोजीशन में होंगे कि जब हमारे पीछे भी लोग खड़े होंगे, हमारे दाएं बाएं और आगे भी लोग हमारे से ढाल बांध के खड़े होंगे, तो ही मुमकिन है कि रशिया हमें घास भी डालेगा, रशिया हमें काम भी लेगा, हम उससे भी काम लेंगे और वो पीछे नहीं हटेगा। और एक और पार्टनर तो जो आपका पहले बैठा हुआ है उसको तो आप नाराज करके बैठे हैं, वो चाइना है। चलो भले अगर आप किसी को नाराज करके अगर रूस की तरफ चले हैं तो फिर ये ना नाराज कर दें आप, इसमें कुछ थोड़ा होशमंदी से तो आप देखें। फॉरेन पॉलिसी बड़ा एक टैक्टफुल काम है, बड़ी टैक्टफुलनेस के साथ करना पड़ता है। रईस साहब देखें, कुछ ऐसी कुव्वतें बैरून मुल्क और पाकिस्तान के अंदर ये काम कर रही होती हैं कि हमने ये काम नहीं होने देना, ये जितना मर्जी बढ़ के मार लें। अब बार बार बढ़क मारी जाती है जी कि माफिया है पाकिस्तान के अंदर जो ये सारे काम कर रहा है। तो रईस साहब, माफिया कौन लोग हैं? पाकिस्तानी है ना, इधर ही होंगे, पकड़ लें। इसी तरह बाहर के माफियाज भी होते हैं, उनका यही काम होता है कि इनकी दोस्ती हमने किस हद तक 5%, 10, 18, 15, 13 और 13.5 इतनी ही दोस्ती करानी है कि जितनी ज़रूरत है, उसके बाद वो आगे नहीं चलने देते उनको। तो इसमें भी मसला यही है कि हमारे कुछ जो लीडर हैं, जिनको हम लीडर कहते हैं या लीडर बन गए हैं, जिस तरह भी बनाए गए हैं, उनका एक विजन नहीं है इस मामले में। वो क्लियर नहीं है अपने विजन में कि हमने क्या अमेरिका से हाथ मिलाना है, क्या हमने चाइना जो हमारा दरीना दोस्त है, 1948 से हमारा दोस्त है, वो पहले का मैं नहीं कह रहा, पुराना दोस्त है पाकिस्तान का, जब से पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया हमने उसको भी नाराज किया हुआ है। टर्की अगर ज़रा सा आगे आना लगता है तो हम पीछे हट जाते हैं, मलेशिया हमारे साथ लगता है तो हम उससे भी पीछे हट जाते हैं। हम अपने विजन में, अपनी पॉलिसीज़ में, अपनी फॉरेन पॉलिसी में जब तक क्लियरेंस नहीं लाएंगे और एक आज़ाद पॉलिसी नहीं बनाएंगे, हमारे साथ इस किस्म के काम रही सब होते चले जाएंगे। क्वाड जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत का एक इनिशिएटिव है, उसकी तरफ उसका रुझान भी नज़र आता है। तो और फिर मिलिट्री इक्विपमेंट भी भारत अब यूएस से भी ले रहा है, इसराइल से भी ले रहा है। तो वो अपनी जो इन्वेंट्री है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और जो रूस पे डिपेंडेंस है उसको भी कम करना चाहता है। गो कि ये मुस्तक़बिल करीब में तो मुमकिन नहीं होगा, इसमें बहुत साल लगेंगे, लेकिन बहरहाल है कि रशिया थोड़ा सा कॉशियस है। वो इंडिया को फ़िलहाल बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता, जो उसके प्रेशर्स हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। जो उन्होंने 6000 बंकर बनाए हैं बॉर्डर पे और जो 8000 बंकर हैं वो वहां पे उन्होंने खुशियां मनाने के लिए नहीं बनाए, उनके मोटिव्स कुछ और हैं। आपको सरप्राइज देंगे वो बड़ी जल्दी। मोदी साहब कहीं नहीं जाएंगे। अब वो कश्मीर को क्या करना चाहते हैं? वो कश्मीर का लफ्ज कदम करना चाहते हैं। आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है, आज का नहीं बड़े अरसे से, तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो मर्जी है करते हैं और ये जो कर रहे हैं नया सरप्राइज आपको जल्दी देंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यही बात हो रही है कि भाई भारत कभी भी सरप्राइज दे सकता है पाकिस्तान को। अब सरप्राइज इस लेवल की यहाँ पर बात है कि पीओके वाली सिचुएशन है, मतलब उसको कभी भी कब्जा कर सकता है इंडिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि क्या किसी एरिया में पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि अंदर अंदर, मतलब कि पाकिस्तानी जनता वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी, ऐसा कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है तो उनको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारा ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। पहले हमको खोखला किया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि इंडिया पीओके और जीबी पर अटैक करके उसको कब्जा कर ले, गिलगित बाल्टिस्तान, जीबी मतलब। तो हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती है। और इंडिया के लिए भी यही चीज़ है कि पाकिस्तान जितना इकोनॉमिकली बैकफुट पर आता है वो अच्छा है, जितना बर्बाद होता है वो अच्छा है। और उसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पर कि सिविल वॉर अगर चलती है ना पाकिस्तान की, तो वहाँ पर सारे लोग बिजी होंगे और इंडिया यहाँ पर बहुत ही आसानी से जो पीओके है वो कब्जा कर लेगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भारत कभी भी सरप्राइज दे सकता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। जिस तरह के आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कश्मीर में फुली एक्शन में हैं, क्या हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी भी है या कि हम जो इंडिया करता है उसके रिस्पांस में ही सारे एक्शन करते हैं? हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिचुएशन तारड़ साहब? देखिए, मैं एक तो इस पे बताऊंगा, आपको बताना चाहूंगा कि हम वाशिंगटन डीसी में व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट इट कि व्हाट हैपेंड इन इंडिया, व्हाट इज दिस कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। है तो एक पीआर शो है, लेकिन ये पीआर शो क्यों किया गया? हमारे पाकिस्तान मीडिया ने भी, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने भी उसमें अपना सही रोल अदा नहीं किया। वो ये रोल है कि इंडिया ने जो बंकर बना लिए हैं अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, 6000 से 8000 पक्के बंकर बनाए हैं,
वो क्यों बनाए गए हैं? वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो कश्मीर में अभी और आपको नया सरप्राइज देने वाला है। वो कश्मीर का नाम खत्म करने वाला है। वो वहां पे एक किसी नए आपको सरप्राइज देने की तैयारी में है। ये उनकी टैक्टिक है। अब वो कश्मीर को क्या करना चाहते हैं? वो कश्मीर का लफ्ज खत्म करना चाहते हैं। आपको सरप्राइज देंगे वो बड़ी जल्दी। मोदी साहब कहीं नहीं जाएंगे। इंडिया में एक कौम नहीं बसती, वहां पे एक जबान नहीं बोली जाती। पाकिस्तान को सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है, इंडिया की मजबूरी है सेकुलरिज्म। हैरान हूं इस बात पे कि अगले दिन भी इमरान खान साहब से क्वेश्चन किया गया कश्मीर चाइनीज मुसलमानों के बारे में। मैं समझता हूं वो भी ठीक नहीं है, गलत है, वो ज्यादती है। और कल जो कुछ भी हुआ है कश्मीर का, इसके पीछे उनके अजाइम जो है वो आपको नजर आने चाहिए। जो उन्होंने 6000 बंकर बनाए हैं बॉर्डर पे, और जो 8000 बंकर हैं वो वहां पे उन्होंने खुशियां मनाने के लिए नहीं बनाए। उनके मोटिव्स कुछ और हैं। कश्मीर को 3 स्टेटों में वो चेंज करना चाहते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत सिर्फ कश्मीर में है, लद्दाख में भी उनकी अक्सरियत नहीं है। और इस वक्त बीजेपी माइंड अपना बना चुकी है कि इनको 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्सों में जहां पे हिंदू मेजॉरिटी हो और मुसलमानों को सिर्फ श्रीनगर के आसपास उस एरिया में कंटेन कर दिया जाए। दिस इज व्हाट द अजाइम्स उनके। अब देखें कि इसमें क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक है तारड़ साहब, ये तो एक पर्सपेक्टिव है आपका फॉर इंडिया के वो उनकी क्या पॉलिसी है, या नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर के लिए क्या मंसूबा रखते हैं। जिस तरह आपने कहा कि कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि वो एक हिस्सा, छोटा हिस्सा वो देना चाहते हैं मुसलमानों को, और बाकी हिस्सों में वो अपनी, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो डीलिमिटेशन करना चाहते हैं। और इस डीलिमिटेशन से वो जाहिर बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी मर्जी की ड्रॉ करना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? उनको तो एक है, वो तो जो कर रहे हैं करने दें, हम किधर जा रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आप अगर अपने 73 साल की हिस्ट्री पढ़ें, आपके पास एक भी सिंसियर लीडरशिप नहीं है। आपके पास कोई और आपकी कभी भी कोई फॉरेन पॉलिसी, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन इज जो फॉरेन पॉलिसी, और आप उसी के बेस पे आपकी इकोनॉमी भी चल रही है। आप उसी की बेस पे खाना खा रहे हैं, उसी के बेस पे आप लूटमार कर रहे हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी मौजूद नहीं है। आपको इंटरनल इतने प्रॉब्लम है। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपने कश्मीर को अबैंडन कर दिया है। मैं ब्लेम अपने घर को करूंगा कि जो इस काबिल नहीं है कि जो अपना डिफेंस कर सकें या लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ये मैं अफसोस अपने अंदर है। आप कंपेयर करें अपने फॉरेन मिनिस्टर को दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, कितने दौरे हैं उनके कश्मीर के सपोर्ट के लिए। आपको इस्लामिक कंट्रीज ने रिजेक्ट किया, आपको कश्मीर पे सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट नहीं दी। आपके 7 मुमालिक ने मोदी साहब को बुला के उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया, उस पर आपने कितना एहतजाज किया। आपने जब, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, ओआईसी का इजलास बुलाने के लिए आपने कहा कश्मीर के बारे में, सऊदी अरेबिया ने रिफ्यूज किया। उसके बावजूद खान साहब मलेशिया में नहीं गए अपनी कॉन्फ्रेंस में। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपके रिलेशनशिप है। तो इसी वजह से आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है, आज का नहीं, बड़े अरसे से। तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो मर्जी है करते हैं, और ये जो कर रहे हैं, नया सरप्राइज आपको जल्दी देंगे। हमारा दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि हम उसामा को दहशतगर्द नहीं कहते, वजीर आजम शहीद कहते हैं, उधर से हमें FATF वाले ग्रे लिस्ट में डालते हैं। हम फिर साथ कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी और हमने इतने लोगों की शहादतें दी। ये किस तरह की डबल माइंडेड अप्रोच चल रही है? इस सदी में भी इतना कुछ करने के बावजूद मैं ब्लेम करूंगा कि ये हमारे फॉरेन पॉलिसी और FATF के ऊपर आज जो कुछ हुआ है, आपकी फॉरेन पॉलिसी को फुकदान है। कश्मीर पॉलिसी में आपकी फॉरेन पॉलिसी का फ्लेवर है। आपके फलस्तीन पे जोर था आपका, कश्मीर को आप नेग्लेक्ट कर चुके हैं। और इसमें चीमा साहब सिर्फ आपकी फॉरेन सर्विस, आपकी गवर्नमेंट नहीं है। मैं ब्लेम करूंगा आपके मीडिया ने भी कश्मीर को बुला दिया है। आज कोई भी एंकर कश्मीर का नाम लेकर राजी नहीं है, कोई प्रोग्राम करके राजी नहीं है। उस पर अफसोस, जितना अफसोस किया जाए वो कम है। 25 अरब रुपए का हमजा, आज की मैं आज का मैंने न्यूज टीवी खोल के देखा कि हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि 25 अरब रुपया अकाउंट में, मेरे ख्याल में, मुझे पता ही नहीं कौन जमा करा गया। तो मैं अमेरिका बैठा हूं। वो तो बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो गया कि मतलब ये बताए कि हमें इस तरह का सुकून चाहिए। लोग मजाक कर रहे हैं कि जनाब ये किसके, हमारे साथ तो ऐसे नहीं होता। नहीं चीमा साहब, ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है। ये हमारा बादशाह है फ्यूचर का, क्योंकि अकबर बादशाह का लड़का है। ये अकबर बादशाह का लड़का है। इसने फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनना है। और देखें फिर हम यहां ना पहुंचे तो किधर जाएं फिर। तो आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, 25 अरब रुपए का, उसे पता ही नहीं कि मेरे अकाउंट में कहां से आ गया। तो फिर आप कश्मीर की बात करते हैं।
तो उसको कंट्रोल करने वाला वो मदीना और रियासत मदीना सुनाया जा रहा है बंदा, और अकाउंटेबिलिटी को पता ही नहीं उसको कि क्या करना क्या। एक सिंगल पेनी रिकवर नहीं हुई। और मैं हैरान होता रहता हूं कि शाम को लोग सोते किस तरह है। लोग दिन दिहाड़े चैनलों में बैठ के झूठ बोलते हैं और शाम को घर जाके सो जाते हैं। मेरी समझ से बात, मैं अभी तक कंफ्यूज हूं यहां बैठ के कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान चल किस तरह रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, ब्लीडिंग रुक क्यों नहीं रही है, अकाउंटेबिलिटी रुक क्यों नहीं रही। मार्शल लॉ लग चुके हैं, मारे गए, कोड़े मार मार के कौम को सीधा करने की कोशिश की गई, कौम ठीक क्यों नहीं हो गई। इसके क्या वजूहात है। मेरे लिए खुद ये लम्हा फिक्रिया है, एक क्वेश्चन मार्क है। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन। सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बम बनकर गिरनी चाहिए, ये वाली खबर जो है। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे ये नहीं, देखने वाली बात है। इसराइल के साथ ताउन को तैयार हैं, तुर्क सदर का ये स्टेटमेंट है। तुर्की की कोशिश है कि वो खलीज फारस और मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाए। इसराइली सदर आइज़क हेरोज़ग, ये नया इसराइली सदर है, तो आइंदा महीने वो तुर्की का दौरा करेगा। अब वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो एक पाकिस्तान के लिए जहाँ पर एक बहुत अच्छे जज्बात थे हमेशा, अब वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया, इजरायली इन्फ्लुएंस आ गया। तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं मैं बनूंगा, मैं हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए। लेकिन ये उनका एक यू टर्न है इसराइल को लेकर। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि इसराइल के जो मौजूदा सदर हैं उनको दौरे तुर्की की दावत भी एर्दोगान ने खुद दी है। तो यू कांट डू एनीथिंग ना, आप कर क्या सकते हैं, आप बताएं तो सही। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है। आखिर तुर्की के मौक़िफ़ में ये तब्दीली क्यों आ रही है, इसके पीछे वजह क्या है? बिल्कुल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात हम बेहतर बनाएंगे। तो हमारा कौन होगा दोस्त ताकतवर, हम किधर जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है टर्की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब टर्की, आप शांत हो गए, लेकिन एक समय था जब टर्की ने यह सोचा था कि भाई कब तक ये सऊदी और यूएई की लीडरशिप पूरे मुस्लिम कंट्रीज को कंट्रोल करेगी। पूरे मुस्लिम मतलब कि जितने भी कंट्रीज हैं उनको कंट्रोल करेगी। ये दोनों मतलब बाय डिफॉल्ट लीडर अभी भी है। लेकिन एक समय था जब टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया जैसे कंट्री ने एक ग्रुप बनाया और फिर इन दोनों को चैलेंज किया, मतलब सऊदी और यूएई को चैलेंज किया। यूएई भी छोड़ दीजिए, सऊदी को चैलेंज किया। लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद एक बार ऐसा भी हुआ कि भाई पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में लड़ाई हो गई, तो टर्की ने बहुत ही अलग तरीके से चिल्लाया कि ये कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब डिटेल में चेक किया गया तो पता चला कि भाई सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है जिन्होंने इजराइल के साथ रिलेशन तो तोड़ के रखे हैं, लेकिन टर्की ने तो रिलेशन मेंटेन रखे हैं, खास करके ट्रेडिंग बिजनेस। तो ये दोगलापन सामने आ गया। और आज भी अभी भी टर्की अपना ही सोच रहा है, ना ही वो मुस्लिम वर्ल्ड का नहीं सोच रहा, आज भी अपना ही सोच रहा है। कैसे? वो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट है वो विजिट करने वाला है टर्की। जरा सोचिए, यहाँ पर पूरी दुनिया को वो मतलब एक दूसरे से फाइट करवा रहा है और खुद इजराइल से यहाँ पर जाकर गुफ्तगू कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अब रजब तैयब एर्दोगान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है तुर्की के सदर ने, लेकिन ये उनका एक यू टर्न है इसराइल को लेकर। इसराइल को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा हो या दुनिया के कोई और फोरम हो या मुलाकातें हो, हर जगह पे रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा टफ टाइम दिया था। इससे पहले जो इसराइली सदर नेतन्याहू था, उसके साथ तो रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत जगहों के ऊपर बड़ा सख्त रवैया अपनाया था। तो अब उनका एक यू टर्न है। पहले आप स्टेटमेंट देखें, फिर मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। इसराइल के साथ ताउन को तैयार हैं, तुर्क सदर का ये स्टेटमेंट है। तुर्की की कोशिश है कि वो खलीज फारस और मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाए। इसी तनाज़ुर में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ये उनका एक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात और दोस्ताना ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया है। ये उस वक्त हो रहा है जब तुर्की अपनी मईशत को बेहतर करना चाहता है। तुर्की को इस बात का आइडिया हो गया है कि खाली फ़ौजी ताकत सब कुछ नहीं होती, ज़ोर और ताकत के साथ सब कुछ नहीं किया जा सकता। एक मजबूत मईशत के बग़ैर वो अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सकते। रजब तैयब एर्दोगान ने
नशरियाती इदारा उनके मुल्क का NTV, उससे उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि इसराइली सदर आइज़क हेरोज़ग, ये नया इसराइली सदर है। इससे पहले जब वो रिपोर्ट कर रहे थे तो नेतन्याहू के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे, और आइज़क के आने के बाद हमने कुछ ज़्यादा इस पर काम नहीं किया इस खित्ते पे। तो आइंदा महीने वो तुर्की का दौरा करेगा। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे रजब तैयब एर्दोगान के, और उसको कई जगहों के ऊपर टफ टाइम भी दिया था, लेकिन ये इसराइली प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ कुछ बेहतर ताल्लुकात दिखा रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान। सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बम बनकर गिरनी चाहिए ये वाली खबर जो है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे ये नहीं, देखने वाली बात है। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज़ जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है, और हमारे वज़ीर आज़म ने उनके कहने पर पूरी कौम को अलतोगरल ड्रामा दिखाया। जनाब तैयब एर्दोगान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान साहब ने अब ये फ़ैसला किया है कि वो इसराइल से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिलेशंस रखना चाहते हैं, और जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं वो नेक्स्ट मंथ तुर्की के दौरे पर आ रहे हैं। और तैयब एर्दोगान ने NTV को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि वो इसराइल के साथ ताउन करने के लिए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और ये बात उन्होंने क्यों कही ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन आप पहले ये सोचिए कि तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं, जो समझते हैं कि अब सऊदी अरेबिया के बाद, यानी पहले तो आप समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा का तस्वुर ये समझा जाता था सिंबल सऊदी अरेबिया ही लीडर है, लेकिन तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं बनूंगा, मैं हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए। उन्होंने भरपूर अपनी पूरी कोशिशें की। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसे इस्लामिस्ट किस्म के जो हैं स्टेप्स लिए, इस तरह के लिए कि जिस पे उन्होंने कहा, ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन का मामला है, फ़लस्तीन का मामला, वो तो वो अपनी जान से लगा के रखते हैं। वो कहते हैं इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर हमले करता है, उसके ख़िलाफ़ जारियत करता है, हम किसी भी सूरत जो है वह कबूल नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा एक फ़ाशिस्ट है, और इस तरह की चीज़ें वो अक्सर कहते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मुल्क में तो ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलतोगरल ड्रामा दिखाया और सबको जो है वो जिहाद के पीछे लगा दिया। और हम देखिए, हमारी सिचुएशन देखिए कि हम दूसरे कंट्री का ड्रामा ख़रीद कर चला रहे हैं और पूरी कौम को किस पे लगा रहे हैं? जिहाद पर। और क्योंकि अलतुगरल ड्रामा क्या है आप देख लीजिए, उसमें क्या है, बड़ा आपको अगर अच्छा लगे, लेकिन उसका मोटिव क्या होता है। देखिए एक ड्रामे का असर क्या पड़ता है। ये इस दौर में आप दूसरों के ऐसे ड्रामे देखकर जो है वो दिखा रहे हैं लोगों को। बहरहाल उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं क्या बात करूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके अंदर क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि तैयब एर्दोगान ऐसा कर क्यों रहे हैं। तैयब एर्दोगान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इज़राइल, यानी आप समझ लीजिए कि यूरोप, रोम के ज़रिए यूरोप से जो कुदरती गैस है, नेचुरल गैस, उस पर एक बड़ा कंपटीशन होता है, और वो होता है टर्की, कब्रस और यूनान के बीच। और टर्की ये चाहता है कि ये जो नेचुरल गैस है इस पे उसकी इजारादारी कायम हो, वो इस कंपटीशन में जीत जाए। क्योंकि रोम से यूरोप आने वाली इज़राइली नेचुरल गैस जो है, कुदरती गैस, उसमें एक बड़ा कंपटीशन रहता है। इस कंपटीशन में कब्रस और यूनान और टर्की, ये कंट्रीज शामिल है, और टर्की ये चाहता है कि उसकी इसके ऊपर इजारादारी हो और वो इस कंपटीशन में जीते। ये वजह है कि वो अपने ताल्लुकात इज़राइल के साथ बढ़ाना चाहता है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो ट्रेड भी उसके साथ मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता है। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा खबरें हैं कि तुर्की के साथ एक मरतबा फिर इसराइल ने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए हैं, तुर्की के साथ दोस्ती लगाना शुरू कर दी है, और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि इसराइल के जो मौजूदा सदर हैं उनको दौरे तुर्की की दावत भी एर्दोगान ने खुद दी है। गुज़श्ता रोज़ इसी हवाले से तुर्की के अंदर बाकायदा एक इजलास भी हुआ है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि तुर्की ने कहा है कि इसराइल का तुर्की के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना ये तुर्की के लिए भी मुफीद है और इसराइल के लिए भी मुफीद है। एर्दोगान ने कहा है कि इसराइली सदर आइज़क हेरोज़ग के अव्वलीन दौरे तुर्की से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का एक नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कहना ऐसा है कि भाई भारत की तरह हम नकल नहीं कर सकते, अब बिल्कुल नकल नहीं कर सकते, क्योंकि भारत ने जो न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई है उसको लेकर इंडिया बहुत भुगत भी चुका है। भुगत कैसे चुका है? जैसे मान लीजिए कि एक तरफ अमेरिका जो था वो पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान की फेवर में था, तो ऑब्वियसली रशिया हमारी फेवर में था।
अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका ने जो रशिया को हराने के लिए 1978-79 के अंदर जो अमेरिका ने वहाबी थियरी को यहाँ पर वजन दिया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर, बहुत सारे मदरसे बनाए और लोगों को कट्टर बनाया गया। और आज जो तालिबान है वो पाकिस्तान की ही देन है, अमेरिका की ही देन है। इसके बाद जब रशिया चला गया तब 90s के आसपास इंडिया के अंदर टेररिज्म शुरू हुआ, फिर भी इंडिया न्यूट्रल रहा। पाकिस्तान को पूरा का पूरा वेस्टर्न ब्लॉक का सपोर्ट था, नो डाउट। दूसरी तरफ रशिया का सपोर्ट था हमें, लेकिन उसका भी बहुत नुकसान हुआ क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक के पैसों से माला माल होता रहा और उसमें से अच्छा खासा पैसा टेररिज्म के लिए यूज किया गया। कश्मीर के अंदर अच्छी खासी यहाँ पर इंसर्जेंसी की गई, पंडितों को भगाया गया, लेकिन फिर भी इंडिया न्यूट्रल का न्यूट्रल रहा। इंडिया ने किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं सोचा कि भाई चाहे वो अमेरिका की तरफ पूरी तरीके से हो जाए या फिर रशिया की तरीके से पूरी तरफ हो जाए। कहने का मतलब है कि इंडिया ने बहुत भुगता है, और जब आज इंडिया इसके मजे ले रहा है या फिर कहे कि उसको एंजॉय कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भी हम भी ऐसे हो जाए, हमें भी मजा आएगा। आपको भी वो पीरियड भुगतना पड़ेगा और वो पता नहीं कितना लंबा चलेगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जो जहन में रखे। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकॉनमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के हैं, उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की ज़रूरत है, मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। पर ऑफ कोर्स हम उनकी नकल नहीं कर सकते। हमारे में और इंडिया में बड़ा फ़र्क है। जिस तरह मैंने कहा ना, आपने अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक ये भी नहीं करना कि एक टोकरी में सारे अंडे रखने हैं, मगर ये भी नहीं करना कि टोकरी उठा के फेंकनी है और एक्सप्लोर भी नहीं करना। राइट अच्छा कलासर साहब, हमारे अपने रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर ड्राई अप हो चुके हैं। लोकल रिसोर्सेज, हमारे ये सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। ऑल द डॉलर्स दैट आर कमिंग, IMF के पास हम लोगों को बार बार जाना पड़ा है। हालांकि खान साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन इस तरीके से IMF के पास नहीं जाऊंगा। अब कंसिडरिंग दिस, और थोड़ी पहले आप भी यही बात फरमा रहे थे, इकोनॉमी की बेसिस के ऊपर जो है वो दुनिया आपकी इज्जत करती है या इज्जत नहीं करती। ये जो हमारी पेटी पॉलिटिक्स होती है या हमारी शख्सियात की पॉलिटिक्स होती है, या हम अपनी शख्सियात की बेसिस के ऊपर डिप्लोमेटिक चीजों को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, क्या वक्त नहीं आ गया इसको तब्दील किया जाए एंड वी शुड फोकस ऑन इकोनॉमी रादर देन दिस? मैं इस पे आता हूँ। पहले भी बात हो रही थी इसके अमेरिका की और इसके इंडिया के रिलेशनशिप की, कि इंडिया ने भी बाई किया है वहाँ से अच्छी खासी इस रशिया से। अभी मैं एक ट्वीट देख रहा था, वो इंडिया की वो जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने किया हुआ था, कोटिंग वहाँ पे वो इस न्यू दिल्ली में हैं, जो उनके डिप्टी उनके NSA हैं अमेरिका के, और वो भी मेरा इंडियन वो हैं, इंडियन बॉर्न है शायद। उन्होंने थ्रेट किया है इंडिया को और नाम से अपने कोट करके किया है। यहाँ तो चलो वाया भटिंडा है ना कि उन्होंने उस सफ़ीर को मिले, सफ़ीर को उन्होंने कुछ कहा होगा। अमेरिका ने जिसका डिनाइल किया है, आपस की बात है, उन्होंने डिनाइल किया कि हमने नहीं कहा। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जो जहन में रखे। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकॉनमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के हैं, उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की ज़रूरत है, मार्केट है ना वहाँ पे, उनका बिजनेस वो कर सकते हैं। असल के हमें पाकिस्तान के मफादात देखने हैं और हमें जो है बाकी ज़ातियात में तो नहीं जाना, मगर क्योंकि एक माजी रहा है पाकिस्तान में कि लोगों ने अपने ज़ाती मफादात के लिए नेशनल मफादात को सेक्रीफाइस किया हुआ है। मैं सिर्फ मुशर्रफ साहब का ही बता दूं कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में, आगे मैं पिछले प्रोग्राम में बता रहा था, खबर छपी थी कि जब उन्होंने बिल क्लिंटन के अगेंस्ट जाके उसको फारिग कर दिया था, तो उसके बाद फिर वो एंथनी जिन ने कहा कि छोड़ दे टोनी, आई नीड योर हेल्प। मुशर्रफ ने उसको कॉल किया, उन्होंने फिर क्लिंटन को फ़ोन किया। ये छपा हुआ अखबार में, मैं रिपोर्ट किया हुआ है कि उन्होंने कहा ये हमारा आदमी है, ये हमें ज़्यादा डिलीवर करेगा। आपको ज़ाती प्रॉब्लम है नवाज शरीफ से या कौमी मफाद से? उन्होंने कहा कौमी मफाद से। उन्होंने कहा ही डिलीवर अस मोर एंड ही डिलीवर देम मोर। सारे अड्डे शड्डे दिए। सो हमारा ये माजी राब है, हुसैन हक्कानी का भी माजी एक राब है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी वहाँ से रेजोल्यूशन लेते रहे हैं। सो हमें वी हैव टू बी वॉचफुल अबाउट आवर इंटरेस्ट। ये इधर या उधर जाने की बात नहीं है, जैसे भी जहाँ भी इंस्टीट्यूशनल हम समझे हमारे इंटरेस्ट हैं। एक चीज़ है वैसे, हम सारा हर वक्त ना, मैं भी उनमें से, हम सब हैं जो होना भी चाहिए। आइडियली तो वही होना चाहिए। हम प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं पाकिस्तान को, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव समझते हैं, हम तो उनको वोट देते हैं ना, फौजी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं देते। जो इमरान खान साहब ने तकरीर की है कि चार्जशीट किसके खिलाफ थी? अगर डिलीवर करना था, जो आमिर भैया भी बता रहे हैं, तो आपको डिलीवर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने करके देना होता है।
हमारी एस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ आज भी ये कह रहे जनरल शोएब हमजा साहब कह रहे थे हमारे अच्छे ताल्लुक जो होने चाहिए। जो जितने काम हैं, जो ड्रोन्स की बात कह रहे थे इमरान खान साहब, ये खान साहब तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ के साथ खड़े थे पहले 3 साल जब ड्रोन अटैक हो रहे थे। इमरान खान साहब ये नहीं बताते कि उन ड्रोन से कितने वो दहशतगर्द थे जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी पे, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे, उन्होंने जिन पे अटैक किए, हमारे फौजी शहीद हुए, कितने यहाँ पे आपके थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी जो है ना वो हो गए। राइट। आप इवन बेनजीर भुट्टो साहबा के वो जो थे उस असैसिन जो था उसको किसने मारा? ये जिन्होंने कर्नल इमाम को मारा था, जिन्होंने उसने आके हकीम उल्लाह मसूद, उसको किसने मारा था? आपने तो नहीं मारा। so many questions। मैं ये कह रहा हूं कि आप फिर नाम लेना, फिर मतलब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो अमेरिकन को फैसिलिटेट करती रही है ना, उनका नाम ना खान साहब लेते हैं ना हम लेते हैं ना कोई लेता है। सो उन्होंने जो डिलीवर कराना होता है वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए डिलीवर कराया जाता है। अड्डे देने का फैसला ये कोई प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता है।